हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है बास्कीनाथ पाल और हमारे इस यूट्यूब चैनल बास्कीनाथ 247 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना न भूलें। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, आइए वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक घड़ा बना दिया, उसे घड़ा ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए ये एक घड़ा है क्योंकि मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। अब इसके अंदर मैंने परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को इसमें डाल दिया। इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को मैंने डाल दिया, तो ये पूरा घड़ा जो है वास्तविक संख्याओं का घड़ा कहलाएगा। और इसके अंदर से जो भी संख्याएं हम लोग निकालेंगे वे सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। अब हमें यहाँ पर पहली वास्तविक संख्या दी गई है 43.123456789, और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये 9 के बाद रुक गया है, यानी 9 से आगे अब कुछ नहीं है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत है, यहाँ पर शांत हो चुका है। तो जब किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है तो यह एक परिमेय संख्या है। अब हमें कहा गया है यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे P/Q के रूप में लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पर दशमलव लगा है, हम लोग दशमलव को हटा देंगे तो ये कैसे होगा, तो यह आएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दशमलव को हटा दिए तो दशमलव के बाद जो है 9 अंक है, तो यहाँ पर बटे में जो है 1 के बाद 9 शून्य लगेगा। 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया P/Q का रूप। अब हमें कहा गया है Q का अभाज्य गुणनखंड, तो ये है Q, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इससे पहले इसके अंश को लिख लेते हैं, यानी ऊपर वाले को। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो जब हम लोग 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 2 गुना 5। जब हम लोग 100 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 2। इसी प्रकार से जब हम लोग 1000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। तो जब यहाँ पर 2 शून्य है तो इसके घात में 2 है, जब यहाँ पर 3 शून्य है तो इसके घात में 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसमें 9 शून्य है, यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुना 5 की घात 9। ये आ गया Q का अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है। यहाँ पर n और m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, या फिर हम लोग उसे पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो 9 है ये पूर्ण संख्या है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अर्थात हर, ये हर है यानी Q है, यानी हर यानी Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख देता हूँ।
दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया, अर्थात हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का होगा, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर दूसरी वास्तविक संख्या दी गई है 0.1200 और सभी में 1 1 शून्य बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो ना ही शांत है और ना ही हम लोग इसमें आवर्त लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार 1 1 शून्य बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, या फिर हम लोग इसे अनवसानी अनावर्ती भी कर सकते हैं। और किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत अनावर्ती हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और हम लोग अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसमें q ही नहीं है तो हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड कहाँ से लिखेंगे? तो इसका आंसर आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये कुछ 3 लाइन है, इस प्रकार से लिख देंगे, इसका आंसर हो गया। अब अगली संख्या जो है उसे देखते हैं कि उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों तीसरी वास्तविक संख्या है 43.123456789 पर आवर्त। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इस पर आवर्त लगा है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत आवर्ती है, या फिर हम लोग उसे अनवसानी आवर्ती भी कर सकते हैं। और किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत आवर्ती है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो मैं यहाँ पर उसे लिख देता हूँ। दोस्तों जब किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या कहलाता है, और अगर अशांत अनावर्ती हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें इसे p/q के रूप में लिखना होगा। इसके बाद इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना होगा। तो दोस्तों चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अतः इसके q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद आगे देखेंगे कि इसका q का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का होगा, अर्थात हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का तभी होगा जब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन q का अभाज्य गुणनखंड आखिर क्या है वो देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। दोस्तों हम लोगों ने q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह दिया कि यह जो है 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। अब प्रश्न उठता है कि 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप का नहीं होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसके हर यानी q का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार का है। दोस्तों इसके q के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इसे p/q के रूप में व्यक्त करना होगा। आइए इसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। माना x बराबर 43.123456789 पर आवर्त। इसका मतलब ये 9 अंक बार बार रिपीट होंगे, यानी x इक्वल टू 43.123456789, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे भी इसी तरह से ये चलता रहेगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपने क्लास 9th में सॉल्व किया होगा, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक अंक पर आवर्त लगा है तो उसे 10 से गुना करना है, और अगर 2 अंकों पर आवर्त लगा हुआ है तो उसे 100 से गुना करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 9 अंकों पर आवर्त लगा हुआ है, यानी हमें इसे एक के बाद 9 शून्य देकर गुना करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उभय पक्ष को, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों को एक के बाद 9 शून्य, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब बोल सकते हैं, या फिर आप 100 करोड़ ही बोल सकते हैं, से गुना करते हैं, से गुना करते हैं या फिर करने पर। तो जब इसे हम लोग 100 करोड़ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 करोड़ x, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9 100 करोड़ x। और इसको जब गुना करेंगे तो दशमलव जो है 9 अंक आगे आ जाएगा, यानी 43, फिर 1 2 3
4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आ गया दशमलव। इसके बाद फिर से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। अब क्या करेंगे कि इसको इसी तरह से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x। अब इसे यहाँ पर तोड़ के लिखेंगे, तो इसे तोड़ने के लिए x का जो वैल्यू है उसे प्लस दे के लिख देंगे कि प्लस जो भी है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आगे चलते जा रहा है। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें दशमलव के बाद जो है इसमें भी दशमलव के बाद वही है, यानी इसमें से उसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और दशमलव के इस पार जो है 9 है, इसमें 3 है, तो 9 से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। यहाँ पर 8 है, 8 से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा 4, और बाकी यहाँ से सब बच गया, यानी 7 6 5 4 3 2 1 3 4। ये हो गया, इसे हम लोगों ने तोड़ के लिख दिया। अब इसे जो है इसी प्रकार से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसके बाद x। इसको भी इसी प्रकार से लिख देंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, और ये जो है ये x का वैल्यू है, तो हम लोग इसके स्थान पर x लिख देंगे। अब उस x को इस तरफ लाएंगे माइनस में, क्योंकि उधर प्लस में है तो बराबर के इस पर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x घटाओ x बराबर ये जो बचा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब इस 100 करोड़ x में से एक x को घटाएंगे तो ये बचेगा 99 करोड़ 99 लाख 99,999 x, और ये इसको इसी तरह से लिख देंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब x का जो वैल्यू होगा वो होगा ये 99 करोड़ जो भी है, इसको इसके नीचे लिख देना है, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटे में 99 करोड़ 99 लाख 99,999। अब ये आ गया p बटे q के रूप में। इसे हम लोग और छोटा करके लिख सकते हैं, तो इधर ही लिख देते हैं बराबर देके। इसको जब हम लोग काटेंगे तो काट के क्या आएगा वो देख लेते हैं। हम लोग इसे 9 से काट सकते हैं, क्योंकि इसका जोगफल जो है 4 3 7 1 8 2 10 3 13 4 17 5 22 6 28 7 35 4 39 6 45, और 45 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 पंचे 45, यानी हम लोग इसे 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 7 1 71 9 7 63 8 2 82 9 9 81 3 6 36 9 चौके 36, और बटे में 9 एकम 9, इधर भी 9 एकम 9 9 एकम 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ इस प्रकार से आ गया। अब जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो कैसा आएगा, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, और 3 तिया 9, यानी 3 से ये कट जाता है, ये 3 से काटने का नियम है। तो 3 तिया 9, इसमें 2 बचा, 2 1 21 3 7 21 1 0 3 तिया 9 3 7 21 3 तिया 9 3 7 21। अब 7 3 10 7 3 10 और 7 3 10, यानी 30, 3 है 30, यह भी 3 से कटेगा, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंचे 15 3 छक्के 18 2 3 23 3 सत्ते 21 2 7 27 3 9 27, यानी 1 2 3 4 5 6 7
9। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारी संख्याओं से काट के देखा, ये किसी से नहीं कट रहा था, लास्ट में 37 से कटा। अभी आ गया अभाज्य गुणनखंड 3 3 37 और 3,33,667। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 47 जो भी है। दोस्तों ये आ गया P बटे Q का रूप, और यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड जो है 3 का वर्ग गुना 37 गुना 3,33,667 है, क्योंकि इससे आगे ये अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब Q जो है यहाँ पर Q इक्वल टू 3 का वर्ग गुना 37 गुना 3,33,667, ये आ गया Q का अभाज्य गुणनखंड जो हम लोगों को देखना था। तो सब इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपको बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि आंसर इससे पहले ही हो चुका है। ये सिर्फ जानने के लिए है कि आखिर Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों Q का अभाज्य गुणनखंड आ चुका है 3 का वर्ग गुना 37 गुना 3,33,667। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।